इतिहास पढ़ने की यात्रा में आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के संबंध में अपना अध्ययन केंद्रित करेंगे। तो आधुनिक भारत के संबंध में बातचीत शुरू करने से पहले इस बात पे चर्चा किया जाना आवश्यक है कि आधुनिक मतलब क्या, आधुनिक भारत मतलब क्या, कब से हमें आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जानी चाहिए और इसका आधार क्या होना चाहिए। जैसे प्राचीन युग चला, मध्य युग आया, फिर आधुनिक, तो कौन से आधार थे, वो कौन सी विशेषताएं होती है जिसके आधार पर इन युगों का निर्धारण किया जाता है, इन कालक्रमों का निर्धारण किया जाता है। तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में आपने देखा कि किस तरह सत्ता का केंद्रीकरण था। समस्त शक्तियां एक केंद्र में स्थापित थी और इस केंद्रीकरण शक्तियों का विकेंद्रीकरण आधुनिकता की पहली शर्त है। भारत में यही हुआ। औरंगजेब की मृत्यु की बात से हम देखेंगे कि किस तरह छोटी छोटी शक्तियां अपना सर उठाती हैं और इस सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण 1947 में जाकर के हमारे फंडामेंटल राइट पे आके खत्म होगा, हमारे मौलिक अधिकार पे आके ये सत्ता का विकेंद्रीकरण समाप्त होता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कब से शुरू हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से देखा जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। उसके बाद जो भी उत्तर मुगल काल के जो शासक आए, उनके शासन काल में छोटी छोटी शक्तियां अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करनी शुरू कर दी। जैसे हैदराबाद ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? मुगल साम्राज्य से। चिंगलिज खान उसका स्थापक था। और इस तरह आप देखेंगे कि अवध भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना होता है अवध के तौर पे। और इसके बाद आप बंगाल देखेंगे, मुर्शीद कुली खान करता है। कब? ये भी करता है उत्तर मुगल काल में। तो आधुनिकता की पहली शर्त है कि केंद्रीकृत सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। हमारे भारत में सॉरी राजनीतिक सत्ता जो है केंद्रीकृत थी, राजनीति में थी। लेकिन आप यूरोप से जब तुलना करेंगे तो यूरोप में जो सत्ता का केंद्रीकरण था वो धार्मिक था, हमारे भारत में राजनीतिक था। और वहां पे जो आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है वो पुनर्जागरण काल से मानी जाती है। 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के आसपास से मानी जाती है और हमारे भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा अंतर क्यों है? तो ऐसा अंतर विशेषता के कारण है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जब होगा तब से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाएगी। और भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण उत्तर मुगल काल में यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से होता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। और वहीं पे यूरोप में जो धार्मिक केंद्रीकरण की स्थिति थी उसमें पोप सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। पोप की जो स्थिति थी वो ऊपर थी पोप की यूरोप में। और इसके सत्ता को चुनौती दिया था मार्टिन लूथर ने। और इस प्रकार यहाँ पे जो धार्मिक केंद्रीकरण की व्यवस्था थी वो भी विकेंद्रीकृत हुई। और इसी के आसपास हुआ था 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है। तो इस तरह विकेंद्रीकरण की स्थिति यहाँ होती है और यहाँ पे उस वक्त आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो ये समझ में आ गया कि जब विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, ये इसका पहली शर्त कह सकते हैं, विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। आधुनिकता के लक्षण है ये। आधुनिकता के लक्षण, विशेषता कह सकते हैं। तो पहला सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब जब आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में चर्चा करते हैं तो इतिहासकार मानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। मध्य से सदी क्या होता है पहले हम लोगों ने चर्चा किया है, तो अभी फिर से एक बार कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 0 वर्ष से शुरू हुआ समय काल और ये 100 वर्ष पे आ गया। 100 वर्ष हुआ, 100 वर्ष पूरा हो गया, तो इसको एक सदी मानते हैं। पहली शताब्दी है ये, पहली शताब्दी। ठीक है। इसी तरह जब 100 वर्ष से समय काल शुरू होकर के 200 वर्ष तक जाता है, 200 वर्ष हो जाता है, तो 100 वर्ष और 200 वर्ष के बीच ये जो समय काल हुआ, 200 वर्ष तक पूरा हुआ, तो इसको दूसरी शताब्दी कहते हैं। दूसरी शताब्दी। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो लास्ट में जो वर्ष के पहला अंक आ रहा है उसी के आधार पर नामकरण हो रहा है। 200 वर्ष हुए तो दूसरी शताब्दी हो गए, 100 वर्ष पूरे हुए तो पहली शताब्दी होगी। इसी तरह जब कहते हैं 18वीं शताब्दी तो इसका मतलब ये हुआ 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी, ये 18वीं शताब्दी है। इसके मध्य में क्या आएगा? 1750। तो इतिहासकार मानते हैं कि 1750 से भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। 1750 के बाद पहली घटना कब होती है? 1757 में प्लासी का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और ये वह घटना थी जिसने भारत में अंग्रेजों को अपना कदम, राजनीतिक सत्ता के दृष्टिकोण से, राजनीति में हस्तक्षेप के दृष्टिकोण से भारत में अंग्रेजों को अपना कदम रखने का जगह देती है। तो अब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने के क्रम में
अपना अध्ययन 18वीं शताब्दी के मध्य से ना शुरू करके 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, यानी 1700 के बाद से हम लोग अपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने का जो क्रम है रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि 1757 में जो घटना, जो प्लासी जैसी बड़ी घटना हुई, जो प्लासी जैसी बड़ी घटना हुई, ये अचानक से तो हुई नहीं होगी। 1757 में अचानक से तो हुई नहीं होगी। इसके पीछे जो कारण है इस घटनाओं के, वो उत्तर मुगल काल में शुरू से ही प्रारंभ में रहे होंगे। तो हम लोग उन कारणों की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आधुनिक भारत। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु हुई, किसकी? औरंगजेब की, 1707 में। और इसी के बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है। उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है। मुगल काल का पतन कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। इसके पतन के जो कारण थे वो औरंगजेब की सख्त नीतियों में ही शुरू से दिखने लगे थे। अर्थात ये कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन की जो शुरुआत थी वो औरंगजेब के सख्त शासन काल में ही शुरू हो गई थी। जो शुरुआत थी अब पतन की, कैसे हुआ था, इसने किस तरह से मुगल काल के पतन को जिम्मेदार मान सकते हैं, इसके शासनकाल को। इसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आएंगे वो बहुत कमजोर रहेंगे, और इन उत्तराधिकारियों के कमजोरी का फायदा उठा करके अंग्रेजी कंपनियां या विभिन्न कंपनियां जो यूरोप से भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, भारत में राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करेंगी। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और यह गद्दी पे कब बैठा था? 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। इतने लंबे शासनकाल में लगभग 50 वर्ष का होगा ये शासनकाल, 1-2 महीने कम होंगे, लगभग 50 वर्ष का शासनकाल। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अकबर का शासनकाल भी लगभग 50 वर्ष का था। अकबर ने जो कार्य किया और औरंगजेब ने जो कार्य किया, इन कार्यों में अंतर करके आप समझ पाएंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें मुगल काल का पतन शुरू हुआ। जैसे देखते हैं कि औरंगजेब दक्षिण में अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर बढ़ता है। ठीक है, मुगल काल के लोग चर्चा किस पे केंद्रित करेंगे? मुगल काल के पतन के कारण, इस पे चर्चा केंद्रित करेंगे। तो पहला क्या निकल के आया इसके कारणों में? औरंगजेब का अति विस्तारवादी नीति, औरंगजेब का साम्राज्यवाद। अकबर सभी जो भी क्षेत्रीय शक्तियां थी भारत में, जैसे मराठा, राजपूत और भी जो भी शक्तियां थी, आप देखेंगे कि अकबर की नीतियों में मेल मिलाप की नीति के तौर पे अकबर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था, अपनी केंद्रीय सत्ता को आगे बढ़ा रहा था, और जनता में लोकप्रिय भी हुआ था। लेकिन यही औरंगजेब की अदूरदर्शिता ही कहेंगे, जो दक्षिण में अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के मराठों से लगातार संघर्ष करता रहा। और इतिहासकारों ने लिखा है कि दक्षिण में अपने साम्राज्य के विस्तार को लेके औरंगजेब 25 वर्ष दक्षिण में अभियान करता रहा। 25 वर्ष, सोचने वाली बात है कि ऐसा शासक जिसका शासन काल ही 50 वर्ष का है, उसमें वो अपना आधा समय तो दक्षिण में रहता है। वो अपने केंद्रीय सत्ता को छोड़ के दक्षिण में 25 वर्ष तक रहा और मराठों से लड़ाइयां लड़ी, उनके विस्तार को रोकने का प्रयास किया, या यूं कहें कि अपने साम्राज्य को विस्तार देने का कार्य किया, बस विस्तार देने के कार्य में प्रयत्नशील रहा। तो सोचने वाली बात है कि जब ये 25 वर्ष तक दक्षिण में रहेगा, केंद्र में नहीं रहेगा, तो क्या इसका केंद्रीय सत्ता पर पकड़ कमजोर नहीं होगा? केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, इससे कमजोर होगी। और इस केंद्रीय सत्ता के कमजोरी का जो लाभ उठाएंगे वो क्षेत्रीय शक्तियां उठाएंगे। क्षेत्रीय शक्तियां जैसे आपको बताते चले कि जो केंद्र था, ये मान लेते हैं केंद्र है, तो यहाँ दिल्ली, यहाँ से शासन हो रहा है, ठीक है, दिल्ली।
और ये क्षेत्र इतना बड़ा था कि ये शासन को छोटे छोटे भागों में बांटना था। तो इन्होंने छोटे छोटे जागीरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सूबेदारों को नियुक्ति करके क्षेत्रों में बांटा। यहाँ सूबेदार थे, ठीक है, सूबेदार थे, नियुक्ति करके बांटा। और इस प्रकार इन सूबेदारों का कार्य होता था, यहाँ से जो राजस्व प्राप्ति है यहाँ से वसूलते थे और ले जाकर के केंद्रीय खजाने में जमा करते थे। और इन सूबेदारों के मन में ये जरूर रहा होगा कि हम भी केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो जाएं। और जब औरंगजेब 25 वर्ष तक दक्षिण अभियान में रहा, केंद्रीय सत्ता पे उसकी पकड़ कमजोर हुई, तो क्या ये क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए उठ खड़ी नहीं होंगी? ये स्वाभाविक सी बात है। जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी तब क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करेंगी। और आगे चल के आप देखेंगे औरंगजेब के बाद जैसे मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल आता है तो विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती हैं। अभी शुरुआत में हमने नाम लिया था अवध का, हैदराबाद का, बंगाल का, ये सारे मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र घोषित करते हैं स्वयं को। तो जो इनके उत्तराधिकारी थे, अब यहाँ ये कह सकते हैं केंद्रीय सत्ता पे इसका पकड़ कमजोर हुआ। तीसरा क्या कह सकते हैं? कमजोर उत्तराधिकारी। इसके संबंध में चर्चा करना जरूरी है। आप अगर अकबर से तुलना करें, अकबर अपने शासन काल के दौरान अपने उत्तराधिकारियों के व्यक्तित्व के विषय में सोचा करता था। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि कहा जाता है अकबर के साम्राज्य में एक तराजू था और वो तराजू काफी पवित्र माना जाता था। इतना पवित्र था कि जब अपने दरबार में उसे कोई निर्णय लेना होता था, किसी विषय वस्तु से संबंधित कोई जब उसे निर्णय लेना होता था और जब उसे निर्णय लेने में परेशानी होती थी कि ये अमुक निर्णय लिया जाए या दूसरा निर्णय लिया जाए, विकल्प बहुत सारे उपस्थित है और वो इस बात का निर्धारण नहीं कर पाता था कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, क्या हमारे हित में। तो वो आता था, अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर आता था इस तराजू के सामने और तराजू के सामने आते ही जैसे ही उसके दिमाग में जो विचार पहला आता था, ठीक है, वही विचार जाकर के जो है दरबार में सुना देता था और इसी को निर्णय मान लिया जाता था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं इस तराजू को कितना पवित्र माना जाता था, ठीक है। तो आप अकबर का कोई पुत्र नहीं शुरू में हो रहा था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये शेख सलीम चिश्ती के आश्रम में जाते हैं, वहाँ मन्नत मांगते हैं और ये पैदल यात्रा करते हुए गए थे, मन्नत मांगते हैं और इनके कृपा से अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इसी का अकबर ने नाम रखा था सलीम, जो कि बाद में जहांगीर नाम से जाना जाएगा इतिहास में। जो इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग साथ में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम अकबर ने इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। अब कहानी होती है, अब एक बार अकबर देखते हैं कि ये जो सलीम है, ये जो जहांगीर है, ये उसी तराजू के एक तरफ बैठ करके शराब पी रहा होता है। अब इस स्थिति को देख करके जो एक दूरदर्शी राजा होगा वो क्या सोचेगा? अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचेगा कि हमारा उत्तराधिकारी किस दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रकार अपने उत्तराधिकारी के व्यक्तित्व के लेकर ये चिंतित हो जाते हैं और अपने दरबार से एक व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं ले जाओ इस बच्चे को किसी ऐसे तपदे जगह लेकर जाओ जहां पर इसके व्यक्तित्व का या तो निर्माण हो सके, या तो ये बेहतर व्यक्ति बन सके, या तो ये उत्तराधिकारी बन सके बेहतर, या फिर ये वहां पे अपनी जान दे दे। तो इसे उस वक्त राजस्थान ले जाया जाता है, तपते रेगिस्तान में इसको दीक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, रखा जाता है और समय समय पे अकबर जो है ये समाचार प्राप्त करता रहता था कि क्या कर रहे हैं सलीम ये। तो पता भी चलता था कि ये अभियान पे गए हैं, फलाना ये चीजें। तो जब सलीम वापस आता है सलीम साम्राज्य में कुछ समय बाद वापस आता है तो अकबर को इस बात के जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि होने वाला उत्तराधिकारी किस तरह से सोचता है, उसका व्यक्तित्व क्या है। अब गुप्तचर उसके पीछे छोड़ दिए जाते हैं। गुप्तचरों का काम था कि आप जाकर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाए, किस तरह सोचता है। गुप्तचर छोड़ दिए गए, आते हैं, सूचना देते हैं कि महाराज हमें विशेष बातों की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन सलीम मियाँ एक अनारकली नर्तकी है, इसके आगे पीछे लगे रहते हैं। अब अकबर को हुई चिंता, इसने सोचा कि क्या वाकई में ऐसा है, तो इसकी क्रॉस चेक की जानी चाहिए, इसका क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकबर ने सोचा कि उस वक्त हो सकता है राजनीतिक तौर पे लोग एक दूसरे को झूठ बोल करके सत्ता हथियाने की कोशिश करते थे।
तो अकबर ने फिर से अपने गुप्तचरों को छोड़ा। वो गुप्तचर फिर से आगे कहते हैं कि ये चीज़ें सही बात है, ऐसा हुआ। अब अकबर खुद चेक करना चाहता था, तो दरबार में एक एक आयोजन करवाता है जिसमें अनारकली को, ये सलीम किसके पीछे थे, अनारकली को नर्तकी के तौर पे बुलाया जाता है। आगे कार्यक्रम शुरू हुआ। अकबर बैठे हैं, अनारकली बीच में है और किनारे पे सलीम है, जहांगीर हैं और इनकी माता जी जोधा भाई, हरखा भाई अकबर की पत्नी जोधा भाई के नाम से भी जानी जाती हैं, वही अपने मायके के स्थान के नाम के आधार पर। तो अब अकबर की रुचि नृत्य में तो थी नहीं, उसको तो ये देखना था कि सलीम क्या देख रहा है। और जब अकबर इस बात पर 100% श्योर हो जाता है कि वाकई में सलीम की रुचि अनारकली में है, तो वो दरबार को समाप्त करता है और सभी को जाने को बोलता है। सभी चले गए, लेकिन सलीम वहां से जाता नहीं है। तो इन दोनों के बातचीत के दौरान जो अकबर कहता है वो सुनने लायक है। जब सलीम वहां से जाता नहीं है तो अकबर कहता है, तुम्हारा यहां से न जाना इस दलील की नाफरमानी है। और सलीम कहता है कि मेरे सामने ही अनारकली को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं कुछ ना कर सका। अकबर ने अनारकली को गिरफ्तार करवा दिया था उसी वक्त जब वो समझ गया था कि सलीम की रुचि है अनारकली में। तो सलीम कहता है कि मेरे सामने ही अनारकली को गिरफ्तार करवा दिया गया और मैं कुछ ना कर सका। अकबर कहता है, तुम कर भी क्या सकते थे। इसके बाद जो अकबर कहता है वो सुनने लायक है। अकबर कहता है कि मैं इस मुगल साम्राज्य का ताज एक नर्तकी के पैरों के घुंघरू नहीं होने दूंगा। इस प्रकार अब इन वाक्यों से, ये वाक्य सुनाने का मेन मकसद यही था, इन वाक्यों से आप ये समझ पाए कि किस तरह अकबर अपने उत्तराधिकारी को लेकर के, उत्तराधिकारी के व्यक्तित्व को लेकर के सचेत रहता था। अब यहीं आ जाइए औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के 25 वर्षों के दक्षिण अभियान के दौरान जब वो वापस आता है तो दरबार में उसके सामने से कुछ बच्चे गुजारे जाते हैं और औरंगजेब पूछता ये कौन है। तो दरबार के लोग कहते हैं, हुजूर ये आप ही के पुत्र हैं। अकबर फिर से बुलवाता है, सभी बच्चों को ध्यान से देखता है और उसमें एक बच्चे को ध्यान से देखते हुए कहता है कि इसको जेल में डाल दिया जाए, कारावास में डाल दिया जाए, क्योंकि इसका चेहरा बता रहा है कि आने वाले समय में ये मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा। तो आप इस बात में अंतर कर पा रहे होंगे कि किस तरह अकबर जैसे महान शासक, जिनको महान शासक इतिहासकारों ने महान शासक की संज्ञा दी है, किस तरह अपने उत्तराधिकारी को लेकर सचेत था। और वहीं औरंगजेब अपने उत्तराधिकारी को लेकर किस तरह व्यवहार करता है। औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी आएंगे वो कमजोर ही रहेंगे, कमजोर उत्तराधिकारी रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम भी नहीं था और ये कमजोर उत्तराधिकारी रहेंगे। और इसमें क्या होगा, गृह युद्ध होता रहेगा। गृह युद्ध शासन को हथियाने के संबंध में, शासन सत्ता स्थापित करने के संबंध में गृह युद्ध होगा इनके राजकुमारों के बीच में, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी है, कोई निश्चित नियम तो है नहीं। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके समय से ही उत्तर पश्चिम की जो सीमा है, उत्तर पश्चिम की जो सीमा है की सीमा की सुरक्षा की अनदेखी की गई। ये सीमा कमजोर हुई, ये यहाँ पे डैश देते हैं, उत्तर पश्चिम की सीमा कमजोर हुई, वहां अनदेखी की गई। और उत्तर पश्चिम कौन सा जगह है, उत्तर पश्चिम में जो राजस्थान का एरिया है, इलाका है, इसके बाद पंजाब, इसके बाद जो पाकिस्तान शुरू होता है, यहाँ से जो आक्रमणकारी आते थे इसी रास्तों से भारत पर हमला करते थे और इसी सीमा को उत्तर पश्चिम सीमा के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर पश्चिम सीमा की अनदेखी की गई, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चौकस नहीं किया गया, कमजोर था यहाँ की स्थिति। और इसी रास्तों से होकर के आप देखेंगे नादिर शाह जैसे आक्रमणकारी, अहमद शाह अब्दाली, इतने इस तरह के जो आक्रमणकारी वो भारत पे हमला करते हैं। और भारत पे हमला करेंगे तो लूटपाट तो करेंगे ही, यहाँ से लूटपाट तो करेंगे ही, और लूटपाट करेंगे तो धन अपने यहाँ से वहां लेके जाएंगे अपने जगह पे, अपने राज्य में। और जब ये करेंगे तो क्या उत्तरवर्ती शासक कमजोर नहीं होंगे? तो इस प्रकार एक और हम लोग यहाँ पे कारण जोड़ सकते हैं, कमजोर होना उत्तरवर्ती शासकों का कमजोर होना।
ये चीजें, ये विभिन्न कारण है, अभी और कारण हम लोग भी चर्चा जारी रखेंगे, एक बार इसको दोहरा लेना जरूरी है। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया उसमें क्या चर्चा किया कि किस तरह मुगल साम्राज्य, महान कहा जाने वाला मुगल साम्राज्य अपने पतन की अवस्था की ओर गतिशील होता है, पतनावस्था में जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसकी अति साम्राज्यवाद की जो नीति थी, दक्षिण में विस्तार की जो नीति थी, उसके लिए ये 25 वर्ष दक्षिण में रहा, मराठों वगैरह से ये संघर्ष करता रहा, जिससे इसकी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। तो जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उन्होंने अपना सर उठाया, और इस प्रकार ये जो महान मुगल साम्राज्य था, मजबूत मुगल साम्राज्य था, छोटे छोटे इकाइयों में बट जाता है। मुगल काल के पतन होना शुरू हुआ। अब गृह युद्ध भी होता रहता था शासन को हथियाने के संदर्भ में। उत्तर पश्चिम सीमा का कमजोर होना, जिससे पश्चिम के आक्रमणकारी आने में सफल हुए, वो भी भारत में लूटपाट के, भारत की स्थिति कमजोर हुई, मुगलों की स्थिति कमजोर हुई। और क्या हुआ हम देखेंगे अकबर, यहाँ पे औरंगजेब। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। और औरंगजेब कौन सी नीति अपनाता है? असहिष्णुता की नीति अपनाता है। कैसे असहिष्णुता? कैसे? अकबर जब शासन में आता है तो ये जजिया कर समाप्त कर देता है। कौन सा कर? जजिया कर समाप्त करता है। जजिया कर समाप्त करता है। और दूसरा काम क्या करता है? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। और क्या करता है? अच्छा, ये जानना जरूरी है, जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। तीर्थ यात्रा कर क्या था? अपने आराध्य देव यानी तीर्थ की जब आप यात्रा करते हैं, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कर देना पड़ता था। इन सबको अकबर ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये हिंदुओं में लोकप्रिय होगा कि नहीं? सीधी सी बात है, इसकी शासन व्यवस्था हिंदुओं में लोकप्रिय होगी क्योंकि हिंदुओं को इसने राहत देने का कार्य किया। वहीं औरंगजेब क्या कर रहा है? औरंगजेब जब शासन में आता है तो इसने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया, यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको कर देना पड़ता था। तीर्थ यात्रा कर को शुरू कर देता है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देता है। मंदिरों को तोड़ना। इस प्रकार जो हिंदू थे उनके धार्मिक भावनाओं पे चोट लगेगा कि नहीं? और इस तरह इसकी जो शासन व्यवस्था थी एक बड़े तबकों के बीच में लोकप्रिय नहीं रह जाएगी, जो कि अकबर के समय में लोकप्रिय था। अकबर के समय में बड़े बड़े पदों पर हिंदू मुस्लिम भी बैठा करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम ही बड़े बड़े पदों पे रहेंगे, शासन के पदों पे। तो इसने धार्मिक सहिष्णुता का नीति अपनाया और औरंगजेब वहीं पे धार्मिक असहिष्णुता का नीति अपनाता है। और क्या अंतर थे दोनों में? इसकी कुछ उदारवादी नीतियां थी। उदारवादी नीति, अकबर कुछ उदारवादी नीति भी चलाता था, जिसके कारण लोगों में ये लोकप्रिय था। इसलिए तो इसको महान कहा जाता है। महान अकबर कहने के पीछे कोई छोटे मोटे कारण नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़े कारण कार्य कर रहे हैं जिसके आधार पर इसको महान कहा जा रहा है। और आज वर्तमान में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो कुविचार है, लोग जो ज्यादा नहीं जानते इस संबंध में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, ये पूछते हैं सवाल कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है। तो मैं इसके समर्थन या असमर्थन में कोई मत नहीं दे रहा हूं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को महान कहने के संबंध में धार्मिक कारणों से नहीं सोचा जाना चाहिए। उसने जो व्यवस्था प्रचलन में थी, जो व्यवस्था चली आ रही थी, कुछ जरूर ऐसा किया होगा जो उस परिदृश्य में, उस परिस्थिति में अन्य से श्रेष्ठ रहा होगा। और ये श्रेष्ठता की शुरुआत करना अपने आप में एक महानता का संदर्भ है, और इस कारण मुझे लगता है इतिहासकारों ने इसे महान कहा। उदारवादी नीतियों में क्या चलाता था? उदारवादी नीतियों में ये एक तुलादान व्यवस्था थी, उसको चलाता था। सुलह एक कुल की नीति, सुलह एक कुल की नीति। ये क्या था? ये क्या था? सभी को जोड़कर चलने की क्षमता, सभी को जोड़कर चलना, सुलह कुल, तुलादान। और भी झरोखा दर्शन। और क्या था? झरोखा दर्शन। इन सारी उदारवादी नीतियों को औरंगजेब बंद कर देता है। और जब ये सारी नीतियां बंद होंगी तो लोगों के बीच में इसके शासन की लोकप्रियता जरूर कम होगी।
और इस तरह हम देखेंगे कि बहुत सारे कारण थे जो मुगलों, जो शक्तिशाली मुगल थे, महान मुगलों के नाम से जिन्हें इतिहासकारों ने संबोधित किया है, उनका इतना बड़ा साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है। ऐसे बहुत से कारण थे, बहुत से लड़ाइयाँ थी जो बेवजह हुई थी, अब इतने कारणों की हमने चर्चा किया। बस हमारे उत्तर मुगल काल चैप्टर को शुरू करने में इतने कारण पर्याप्त हैं। इससे भी इतर कारण हैं जो हमें लगता है कि जब हम लोग मध्यकाल पढ़ रहे होंगे उसमें चर्चा की जाएगी, इससे ज़्यादा संबंधों की, जिससे ज़्यादा तुलना की। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब का जो विस्तारवादी, दक्षिण की तरफ विस्तारवादी नीति थी, वो सैद्धांतिक तौर पे भले ही अच्छी रही हो कि हाँ एक राजा है, उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, सैद्धांतिक तौर पे भले ही अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त संचार व्यवस्था, यहाँ वहाँ जाने की परिवहन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी जो इतने बड़े क्षेत्र पर एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करके सत्ता को चलाने में सहयोग प्रदान करती, उतना क्षमता नहीं था। और उस वक्त मराठों से युद्ध करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान था। तो इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और इसके बाद जो शासक आते हैं उनको उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। और अभी शुरुआत में हमने चर्चा किया कि आधुनिक भारत 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होती है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके जो कारण थे अचानक से तो आए नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पढ़ने का जो तरीका होगा, पहले हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों को पढ़ेंगे, पूरा उत्तरवर्ती कहाँ तक पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती मुगल शासकों को। उत्तरवर्ती मुगल शासक पहला कौन सा था? औरंगजेब के बाद इसका बेटा, इसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम पहला शासक बनता है। और अंतिम में कौन बनते हैं? बहादुर शाह जफर, यही तो बनते हैं। 1862 तक में इनकी मृत्यु होती है और ये कहा जाता है कि ये अंतिम मुगल शासक थे। 1862 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ और कहा जाता है ये अंतिम मुगल, मेरा पैड सही से चल नहीं रहा, अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है, इस तरह हमने आज की चर्चा में इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर सिद्ध होते हैं और जो व्यापारिक शक्तियां थी उनको एक केंद्रीकृत सत्ता से युद्ध करने के बजाय, केंद्रीकृत सत्ता से लड़ने के बजाय इन्हीं छोटे छोटे जो शासक हैं, उत्तरवर्ती शासक हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां इनके बाद निर्मित होती हैं, उनसे युद्ध करके उन पे अपना शासन स्थापित करना आसान था, बशर्ते इससे कि ये केंद्रीकृत सत्ता से लड़ते। तो आगे की चर्चा हम लोग कल शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।